नमस्कार। दैनिक श्रमिक कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से संबंधित दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आया हूं और दोनों ही जानकारियां काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। साथियों, ये जानकारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के ईपीएफ से संबंधित जानकारी है। इसके साथ ही जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमित हुए हैं उनके पेंशन से संबंधित जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं और दोनों ही जानकारियां आप अंत तक इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आपसे निवेदन है कि इस जानकारी को अपने दूसरे साथियों को भी शेयर जरूर करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो साथियों, जो पहली जानकारी है दैनिक श्रमिक कर्मचारियों के ईपीएफ से संबंधित जानकारी है। इन कर्मचारियों का यूएएन नंबर कई कर्मचारियों का जनरेट हो चुका है, लेकिन जो 2017 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारी हैं जिनको आवश्यकता के आधार पर विभाग के द्वारा रखा गया था, सीधे विभाग से इनको वेतन दिया जाता है, किसी भी बिचौलिए का इसमें हाथ नहीं है। और इन कर्मचारियों का जो यूएएन नंबर है वह भी कई कर्मचारियों का जनरेट हो चुका है, लेकिन अभी तक इनको ईपीएफ का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो ईपीएफ योजना है केंद्र सरकार के द्वारा ईईएस यानी कि एम्प्लॉई इनरोलमेंट स्कीम जो लागू की गई है उसका लाभ इन कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा इसको लेकर विस्तृत गाइडलाइंस जारी की गई है। साथियों, ऐसा भी नहीं है कि विभाग के पास इन कर्मचारियों को ईपीएफ देने के लिए बजट नहीं है। विभाग के पास इसको लेकर पर्याप्त बजट दिया गया है। 018 हेड जो है उसमें बजट भी इसको लेकर दिया गया है। इसके संबंध में आगे मैं आपको पत्र के माध्यम से बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको उस पत्र और शिकायत के बारे में जानकारी देना चाहूँगा जो दैनिक श्रमिक कर्मचारियों के द्वारा शासन से की गई है। तो किसको किसको शिकायत की गई है, किसका किसका नाम इसमें है, जिसके नाम से लिखित में शिकायत की गई है, उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी दे देता हूं। तो साथियों, ये जो पत्र है आपका लोक निर्माण श्रमायुक्त श्रमिक कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा प्रेषित किया गया है, जिसमें प्रति है माननीय द्रौपदी मुर्मू जी जो कि महामहिम राष्ट्रपति जी हैं भारत की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, माननीय श्री रमन डेका जी महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़, माननीय श्री अरुण साव जी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन में, लोक निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं, माननीय श्री ओपी चौधरी जी मंत्री वित्त मंत्री हैं वाणिज्यिक कर विभाग के, माननीय श्री गजेंद्र यादव जी जो कि मंत्री हैं विधि और विधायी विभाग के, प्रमुख सचिव विधि विभाग श्रीमती सुषमा सावंत जी, माननीय डॉक्टर कमलप्रीत सिंह जी जो कि सचिव हैं लोक निर्माण विभाग के, श्री मुकेश कुमार बंसल जी जो कि सचिव हैं छत्तीसगढ़ वित्त विभाग के। तो इन सभी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है, शिकायत की गई है और जो विषय है इसमें बताया गया छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग के औद्योगिक अधिनियम के अंतर्गत नियोजित आकस्मिक दैनिक मासिक श्रमिक जो कि बिना बिचौलिए के विभाग के द्वारा सीधे वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जिनकी संख्या करीब करीब 4802 है, जिसमें से 3065 कर्मचारी यूएएन धारक हैं, यानी कि इनका यूएएन नंबर बन चुका है। इनको 1 जुलाई 2017 के पश्चात अलग अलग वर्षों में कार्य पर रखा गया और वर्तमान में ये काम भी कर रहे हैं। इनको मोदी सरकार के ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉई इनरोलमेंट स्कीम ईईएस योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है, इसको लेकर शिकायत की गई है। और इस पत्र के माध्यम से कहा गया है कि सविनय निवेदन है कि हम छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग के अधीन काम करने वाले 4802 अस्थायी आकस्मिक अनियमित आवश्यकता के अनुसार रखे गए दैनिक मासिक श्रमिक हैं और हम सभी को औद्योगिक अधिनियम के अंतर्गत नियोजित किया गया है। हम समस्त को विभाग के द्वारा आवश्यकता के आधार पर रखा गया है और हम सभी को श्रम आयुक्त दर का जो मासिक वेतन है वह है विभाग के द्वारा दिया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के बिचौलिए शामिल नहीं हैं और जो वेतन है सीधे इनके बैंक खातों में हर माह इनको दिया जाता है। हम समस्त श्रमिक 1 जुलाई 2017 के बाद अलग अलग वर्षों में विभिन्न श्रेणियां जैसे कि उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल में
रखे गए हैं और वर्तमान में ये काम भी कर रहे हैं। और इनमें वर्तमान में जो कुल इनकी संख्या है 6,437 बताई गई है, जिसमें से लोक निर्माण विभाग के द्वारा केवल 1635 श्रमिकों का ही ईपीएफ अंशदान जो कटौती है वह प्रारंभ किया गया है। और 2017 के बाद जो अलग अलग वर्षों में रखे गए कर्मचारी हैं, जिनकी संख्या यहाँ पर 4,802 बताई गई है, जिसमें से 3,065 श्रमिकों का बाकायदा विभाग के द्वारा यूएएन नंबर भी निर्मित किया जा चुका है। और ईपीएफ अंशदान की जो कटौती है इस आवेदन दिनांक तक विभाग के द्वारा शुरू नहीं की गई, यानी कि जब ये आवेदन दिया जा रहा है तब तक कर्मचारियों की ईपीएफ की जो कटौती है शुरू नहीं की गई है। यूएएन नंबर भी जनरेट हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी विभाग के द्वारा कटौती नहीं की जा रही है। विभाग को ईपीएफ की राशि भी उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग के जो अधिकारी हैं इसमें लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका खामियाजा ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो राशि है वह विभाग के द्वारा जब्त भी कर ली गई है। ईपीएफ विभाग के द्वारा जो राशि है वह जब्त कर ली गई है। इसके बारे में आगे बताऊंगा कितनी राशि जब्त की गई है। साथियों, इसमें आगे कहा गया है कि यह अत्यंत खेदजनक है कि शासकीय विभाग के द्वारा ही शासकीय ईपीएफ नियम का पालन न कर स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि हम 4,802 श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है। और इससे ये कर्मचारी काफ़ी दुखद अपने आप को महसूस कर रहे हैं और काफ़ी इनको कष्ट हो रहा है। इसके अलावा मोदी सरकार के द्वारा विगत 1 वर्ष पूर्व से लागू केंद्र सरकार की ईईएस योजना का लाभ भी इन 4,802 श्रमिकों को नहीं दिया जा रहा है। इससे ये वंचित हैं, जबकि इस योजना की जो अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2026 है और अब जो समय है काफ़ी कम बचा है। तो जो ईईएस योजना है उसके प्रावधान के बारे में इसमें बताया गया है कि इसमें क्या कुछ विशेष लाभ श्रमिकों को मिलते हैं। तो 1 जुलाई 2017 से लंबित श्रमिक अंशदान को पूरी तरह इसमें माफ़ किया गया है। नियोक्ता मात्र 100 रुपये के एक मुश्त शुल्क के साथ प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। और यदि लोक निर्माण विभाग के द्वारा 4,802 श्रमिकों में से 3,065 श्रमिक जिनका यूएएन विभाग के द्वारा पूर्व में निर्मित किया जा चुका है, उनका 12% विभागीय अंशदान जो इनरोलमेंट स्कीम के तहत इनका करना है 1 जुलाई 2017 से अप्रैल 2026 तक का कुल 105 माह का अगर जमा किया जाता है तो कुल जो देय राशि बनती है इसमें करीब 61 करोड़ रुपए की जो राशि है वह होती है, जिसे ईसीआर के माध्यम से क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय रायपुर में लोक निर्माण विभाग के द्वारा जमा कराया जा सकता है। ईईएस योजना से लोक निर्माण विभाग के लगभग 61 करोड़ रुपए की जो राशि की राजस्व बचत है वह हो सकती है और विभाग पर कोई भी दायित्व इसके बाद बकाया शेष नहीं रहेगा। विभाग के द्वारा इस योजना को लागू करना विभाग और 4,802 श्रमिकों के लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। उक्त ईपीएफ राशि भुगतान हेतु विभाग के पास पर्याप्त बजट भी उपलब्ध है और छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा 018 हेड में पूर्व वर्षों में भी राशि इसको लेकर दी जा चुकी है। और पीडब्ल्यूडी विभाग के पास वर्तमान में अब तक कुल 139 करोड़ रुपए की राशि, जिसमें से 40 करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग से ईपीएफ के द्वारा पूर्व में जब्त राशि भी इसमें शामिल है, यानी कि 40 करोड़ रुपए की जो राशि है वह ईपीएफ के द्वारा विभाग के द्वारा जब्त भी की गई है और हम श्रमिकों के लिए ये राशि इसमें जमा है। तो साथियों, जो 40 करोड़ रुपए की राशि है वह जब्त भी हो चुकी है, उसको मिलाकर इसमें बताया गया है कि कितनी राशि विभाग को दी जा चुकी है, लेकिन विभाग की लापरवाही से कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इस पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि विभाग को तत्काल निर्देशित किया जाए कि वे ईईएस 2025 योजना का लाभ सभी पात्र करीब 4,802 श्रमिकों को देने की कृपा करें और संबंधित अधिकारियों को इसको लेकर निर्देशित किया जाए। तो ये जो पत्र है दैनिक श्रमिक कर्मचारियों को लेकर पत्र प्रेषित किया गया है और जो केंद्र सरकार के द्वारा ईईएस योजना चलाई जा रही है उसका लाभ श्रमिकों को देने को लेकर पत्र लिखा गया है। अप्रैल 2026 इसकी लास्ट डेट है और अगर इसके अंदर इस योजना का कार्यान्वयन हो जाता है तो कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना तय है।
तो साथियों, ये पहली जानकारी सामने निकल कर आ रही थी दैनिक श्रमिक कर्मचारियों को लेकर। तो अब बात करते हैं दूसरी जानकारी के बारे में। तो दूसरी जानकारी जो निकल कर आ रही है दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और दैनिक श्रमिक कर्मचारियों को लेकर निकल कर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय अनियमित कर्मचारियों को लेकर दिया गया है। कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो भी कर्मचारी पहले अनियमित के तौर पर काम कर रहे थे और बाद में बेनियमित हुए हैं तो उनको भी पेंशन मिलना चाहिए। इसको लेकर हाई कोर्ट के द्वारा सरकार की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार को इसको लेकर बड़ा झटका कोर्ट के द्वारा दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गई सेवा यदि बाद में नियमित हो गई है तो उसे पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से जोड़ा जाएगा। और इसी के साथ राज्य सरकार के द्वारा जो रिट अपील दायर की गई थी उसको कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रमेंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। मामला जुड़ा हुआ है लोक निर्माण विभाग से, यानी कि PWD विभाग बेमेतरा से ये मामला जुड़ा हुआ है और उन कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है जो कि 31 दिसंबर 1988 से पहले दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहे थे। बाद में इनको 2008 में नियमित कर दिया गया था। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें केवल नियमित सेवा अवधि के आधार पर ही पेंशन दी गई और कर्मचारियों ने इसको लेकर चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसमें मांग की गई कि उनकी जो दैनिक वेतन सेवा है उसको भी पेंशन योग्य सेवा में शामिल किया जाए। राज्य सरकार ने इसको लेकर जो दलील दी है उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। राज्य की ओर से दलील दी गई है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो कि वर्ग 4 या कंटिजेंसी पेड कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए उनकी सेवा को पेंशन योग्य नहीं माना जा सकता है। सरकार ने यह भी कहा कि नियमों के अनुसार केवल स्थायी और निर्धारित श्रेणी के कर्मचारियों को ही पेंशन का जो हक है वह मिल सकता है। वहीं पर कोर्ट ने सरकार की इस अपील को खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाया है। खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पाया कि इस मुद्दे पर पहले भी कई फैसले दिए जा चुके हैं। कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी की सेवा बाद में नियमित हो जाती है तो उसकी पूर्व सेवा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह पहले के निर्णयों और शासन के सर्कुलर के आधार पर दैनिक वेतन सेवा को पेंशन के लिए जोड़ना उचित होगा। तो यदि कोई कर्मचारी पहले अनियमित दैनिक वेतनभोगी श्रमायुक्त दर के श्रमिक के तौर पर काम कर रहे थे और बाद में उनको नियमित कर दिया गया है तो जो दैनिक वेतन की सेवा है उसको भी अब पेंशन के लिए जोड़ा जाएगा और कर्मचारियों को पेंशन का हक मिलेगा। इसको लेकर कोर्ट के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में दे दिया गया है। पहले की जो सेवा है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, उसको जोड़कर कर्मचारियों को पेंशन सरकार को देनी पड़ेगी। तो साथियों, दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आया था और उम्मीद करता हूं कि दोनों ही जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हैं तो इसको अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।